आप सभी का फिर से स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार लेखनी सीरीज में हम दिख रहे हैं और लगातार आपके लिए मुख्य परीक्षा से संबंधित जो पीवाईक्यूज हैं, आखिरकार आंसर कैसे लिखना चाहिए, इसके ऊपर लगातार हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए आखिरकार कैसे कैसे लिखा जा सकता है, क्या मॉडल आंसर हो सकते हैं और क्या लिखते तो ज्यादा नंबर आते, चलिए इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी का यह विषय है और ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले जो अति लघुत्तरी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं, चलिए इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था जो पुराने समय में आया था, वैसे अब ये नए सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि BW चिन्ह किस प्रकार के क्लाइमेट के लिए प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, प्रश्न को एंगल को दिखाने के लिए क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लिया है कि BW चिन्ह जो है वो आखिरकार किस टाइप के क्लाइमेट को डिनोट करता है। ये 2020 के एमपीपीएससी के सिलेबस में आया था, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखना था। डायरेक्ट में क्या लिखना चाहिए, एग्जीक्यूट कैसे होना चाहिए, इसके लिए ये क्वेश्चन है। और इसमें सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जरूर आना चाहिए जिसके आधार पर यह डिवीजन किया गया है। तो किसका था? कोपेन जी ने इसे 5 प्रमुख भागों में बांटा था, ABCDE। और इसमें BW से तात्पर्य क्या होता है, तो इन्होंने आपको लिखना था कि कोपेन महोदय के द्वारा वर्गीकृत यह समूह में BW चिन्ह किसके बारे में बताता है? रेगिस्तान की जलवायु से संबंधित है जो एक अल्प वर्षा का क्षेत्र होता है। यदि आप ऐसा लिख पाते तो बेटर इसका उत्तर हो पाता। डायरेक्ट क्वेश्चन था तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा डायरेक्ट ही आना चाहिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जलवायु में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान और उनकी अवस्थिति का नाम बताइए। अब यहां पर जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, यह क्वेश्चन एक नहीं था, इसके एंगल 2 प्रकार के थे। क्या क्या पूछा गया? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के बारे में बताना है। सबसे पहले तो आपको प्लेस बताना था कि आखिरकार वो रीजन कौन सा है, और दूसरा बताना था उसकी लोकेशन कहां पर नजर आती है। तो स्थान कौन कौन से हैं? वैसे आपके नाम जो आपको हमेशा से याद रहते हैं वो है मासिन राम, और दूसरा जो जगह है इसका नाम है चेरा पूंजी। तो चेरा पूंजी और मासिम राम वो प्लेसेस हैं जहां पर सबसे वर्षा होती है। इनकी लोकेशन की बात यहां पर पूछी गई थी, इनकी अवस्थिति की बात पूछी गई थी, तो आपको लिखना था प्रायद्वीपीय पठार के, पूरा लिखना चाहिए था प्रायद्वीपीय पठार के मेघालय राज्य में। और यदि पूरा स्पेसिफिक लिखना है तो कौन सी पहाड़ी की बात चल रही है? खासी पहाड़ी पर। ये यदि आप लिखते तो इसमें आपको ज्यादा अच्छा उत्तर मिलता। तो वही लिखा है कि मेघालय में स्थित, काय में स्थित? तो मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मौसम राम की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है, और ये दुनिया के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती नजर आती है। वो भी किस ब्रांच से? तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, बंगाल की खाड़ी शाखा से यहां ज्यादा वर्षा होती है। तीसरा क्वेश्चन जो पहले भी पूछा गया 2024 में, पुराण काल में वर्णित, जो पुराण काल है, एंशियंट टाइम है, इसमें सप्त द्वीपों के नाम बताना था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो सप्त द्वीपों के क्या नाम है आपको बताना था। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, चूंकि लाइन 3 ही है, तो सबसे पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर में लिखते द्वीप के नाम, और द्वीप के नाम लिखकर हम अच्छा एंगल बनाकर यहां पर तीनों द्वीपों के नाम लिख देते। इसमें एक स्ट्रक्चर बनाकर यहां पर 3 द्वीपों के नाम, यहां पर बनाकर ये 3 द्वीपों के नाम, और यहां पर बनाकर अन्य द्वीपों के नाम आप लिख देते। या ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा एंगल इसमें बेस्ट एंगल बन जाता। देखो एंगल में आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है। अब सप्त द्वीपों के नाम पूछा गया है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 4 एंगल यहां पर ले लिए, 5, 6, 7, ये आप किसी भी एंगल में लीजिए, उत्तर लिखने की कला होनी चाहिए आपको, बनाते अच्छे से उत्तर का प्रत्युत्तर बनना चाहिए। जैसे जम्बू द्वीप बताया गया था भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, प्लक्ष द्वीप बताया गया था फारस की द्वीप के लिए, शालमली द्वीप बताया गया था सोमाली आइलैंड के लिए, वर्तमान के कुछ द्वीप मेडिटेरियन भूमध्य सागर के देशों के लिए, क्रॉन्च या क्रंकार द्वीप जो है यूरोपियन द्वीप के लिए बताए गए हैं, शक द्वीप थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के लिए बताए गए हैं, और अंत में पुष्कर पूर्वी चीन, पूर्वी साइबेरियन और जापान के लिए बताए गए हैं। अर्थात स्ट्रक्चर बनाते बनना चाहिए, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट नॉर्मल नहीं लिखना है, थोड़ा सा आपको बताना है कि आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते हैं। अब आते हैं उसके बाद
लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न कितने मार्क में होते हैं? 7 मार्क में दिखाई देते हैं। तो इसके एंगल को क्वेश्चन की प्रकृति के बेस पर परिवर्तित करना चाहिए। तो आखिरकार क्या लिखते तो ये बेस्ट आंसर हो जाता। चलिए प्रश्नों की प्रकृति पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ था कि अपक्षय के 3 प्रमुख प्रकारों को बताइए और उनकी व्याख्या कीजिए। इट मींस जो सबसे पहले आपको उत्तर लिखना था उसमें पहला इंट्रोडक्शन आपको उसकी परिभाषा से शुरू करना चाहिए था। तो अपक्षय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है, ये 2 चीजें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। पर यहां पर सबसे पहले अपक्षय के बारे में बताना चाहिए। यदि एक ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया हो रही है वो इसे अपक्षय कहा जाता है। तो वही लिखेंगे, अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों, खनिजों और अन्य सामग्रियों के भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से टूटकर छोटे छोटे कणों में वियोजित होने की, टूटने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा भी हो गई और ये इंट्रो भी हो गया। प्रश्न को देखिए फिर से, अपक्षय के 3 प्रमुख प्रधान प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इंट्रो काय के बारे में लिख दिया, अपक्षय। फिर इनके प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, एक एक लाइन में लिख देंगे तो भी चल जाएगा। जैसे भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय क्या है? उसी स्थान में टूटने फूटने की क्रिया, चाहे वो बर्फ के माध्यम से हो या किसी भी अन्य माध्यम से, भौतिक कोई भी कारक हो सकते हैं, इसके माध्यम से चट्टानें छोटे छोटे भागों में टूटती हैं। दूसरा होता है केमिकल, रासायनिक अपक्षय। अब रासायनिक कैसे होता है? ये ऑक्सीकरण हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है जिसके कारण से वो घटित हो रही है। और ये मुख्यतः कौन से पत्थर में देखा जाता है? तो ऐसी घटना मुख्यतः चूना पत्थर के क्षेत्रों में, चूना जहां पर पाया जाता है उन रीजन में ये ज्यादा देखने को मिलती है। और तीसरी होती है बायोलॉजिकल, जैविक अपक्षय। इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, चूहे भी इसमें शामिल होते हैं, गिलहरी शामिल होती है। क्योंकि चूहे क्या करते हैं, जो चट्टानें होती हैं इन चट्टानों के दरारों में जाकर बिल बना लेते हैं और वहां पर बीज छोड़ देते हैं। फिर ये बीज ही धीरे धीरे पौधा बन जाता है और उस पूरी चट्टान को तोड़ देता है। तो जैविक अपक्षय भी बहुत महत्वपूर्ण कारक इसमें माना जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा, उसके 3 डायमेंशन जो एक लाइन में आ जाएं और उन डायमेंशन की ही डिटेल आप यदि उसके नीचे लिख देते तो इसमें बेटर उत्तर इसका बन पाता। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। भारत में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो पहले किसके बारे में लिखेंगे? एवरग्रीन वेजिटेशन के बारे में लिखेंगे। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहां पर जहां पर क्षेत्र में यहां वर्षा होती है वहां पर गर्मी भी पर्याप्त मात्रा में पड़ती नजर आती है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते तो वहीं से शुरू किया है कि वे वन जहां पर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां सघन डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहां हमेशा वर्ष भर ये हरित रहते हैं, कभी इनके पत्ते नहीं गिरते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। टेम्परेचर भी हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस से औसतन ज्यादा रहता है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हमेशा ज्यादा रहेगी, 70% से अधिक रहती है। चौथे नंबर में प्रमुख एग्जाम्पल लिख देना, रबड़, महोगनी, आबनूस, आयरनवुड, ताड़, बांस, बेंत, सिनकोना, दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन वेजिटेशन। ये सभी सदाबहार वनों के सबसे प्रमुख प्रकार हमें दिखाई देते हैं। अंत में अवस्थिति या वितरण के बारे में जरूर लिखिएगा, कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विशेष में लिख दीजिएगा, अंडमान निकोबार को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का आवास क्षेत्र कहते हैं और सबसे अधिक सघनता, सबसे अधिक डेंसिटी इन्हीं क्षेत्रों में उपस्थित दिखाई देती है। यदि ये लिखते तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल पाएंगे। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन 10 मार्क का भी देख लेते हैं कि भाई आखिरकार कोई क्वेश्चन आए तो हमारे अधिकारी क्या लिखते हैं उसके उत्तर को। तो यहां पर क्वेश्चन हमने लिया है जो पहले 2024 में ही आया कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक वर्णन करना है। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे? प्रायद्वीप। क्या होता है भाई प्रायद्वीप? तो ऐसा रीजन जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, समुद्र से घिरा होता है, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो जल से घिरा क्षेत्र, 3 ओर से जल से घिरा क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। यह तो पहला एंगल आपका क्लियर हो गया। दूसरा एंगल क्या लेना है कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो भारत में इसकी प्रकृति कैसी दिखाई देती है? तो भारत में इसकी प्रकृति पठारीय दिखाई देती है। इसकी भारत में आकृति कैसी दिखाई देती है? तो भारत में इसकी आकृति त्रिभुजाकार दिखाई देती है।
और क्या लिख सकते थे इसमें? तो इसमें हम लिखते कि प्रायद्वीप से ऐसे क्षेत्र से है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप जो पठारी प्रकृति का है और इसकी आकृति उल्टे त्रिभुज के समान दिखाई देती है। इस प्रायद्वीप का सेंटर पॉइंट भी यदि मैं बोलूं तो यह सेंटर पॉइंट यहां पर है। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में यदि यहां पर जाकर देखेंगे तो यहां अरावली पर्वत है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इस प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार द्वारा किया गया है। उत्तर पश्चिम सीमा में अरावली, उत्तरी सीमा में बुंदेल और बघेलखंड का पठार है, जबकि उत्तर पूर्वी सीमा में छोटा नागपुर का पठार है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम यदि हम देखें तो जैन धर्म की प्रमुख पारसनाथ चोटी दिखाई देती है, जबकि उत्तर पूर्वी चोटी का नाम देखें तो यह राजमहल चोटी है। इस छोटा नागपुर के क्षेत्र के निकट बहने वाली गंगा और चीन से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदियों ने क्या किया, इसके बीच के क्षेत्र को मैदान में बदल दिया है और मेघालय के पठार को इससे अलग कर दिया है। मेघालय का पठार, जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, और असम में इस पठार का ही अन्य नाम कार्बी एंगलोंग हो जाता है। तो इस पठार को, मेघालय के पठार को छोटा नागपुर से अलग करने का काम जिसने किया है, इस जगह को कहा जाता है राजमहल गारो गैप। इसे राजमहल गारो गैप या इस जगह को ही मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। अब यदि चलते हैं आगे की ओर कि राजमहल या मेघालय के पठार में जो प्रमुख पहाड़ियां चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये आप नाम हमेशा से जानते हैं, जनजातियों के नाम पर ही है, गारो, खासी, जयंतिया। इसके बाद असम की बात करेंगे तो असम में दिखाई देती है मिकिर और दूसरी दिखाई देती है रेंगमा। तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं जो मेघालय के पठार में है। तो कहां से चले थे? उत्तर पश्चिम में अरावली है, उत्तर में बुंदेल और बघेलखंड का पठार है, उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर, हाईएस्ट पीक पारसनाथ, नॉर्थ ईस्ट में राजमहल पहाड़ियां। अलग हो जाता है शिलोंग के पठार से। इसके मध्य क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो इसके मध्य क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर मालवा, विंध्यन, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती नदी का विस्तार दिखाई देता है। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो सह्याद्री या वेस्टर्न घाट, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इसकी उपस्थिति है। वहीं पर उत्तर पूर्व में देखेंगे तो यहां पर पूर्वी घाट की उपस्थिति दिखाई देती है। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तक यदि आपको समझ में आ गया है तो उसी के बाद लिखते कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उस जगह का नाम है नीलगिरी, और नीलगिरी में जाकर ये जो पूर्वी घाट है इसका विस्तार रुक जाता है, जबकि पश्चिमी घाट निरंतर दक्षिण की ओर बढ़ता है। पश्चिमी घाट नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई कहलाता है और अन्नामलाई के दक्षिण में इसका नाम कार्डमम या इलायची कहलाता है। तो कार्डमम या इलायची के नाम से इसे जाना जाता है। अब यदि इनकी सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है जो पूरे प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और कार्डमम की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अगस्त मलाई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको डिवीजन के रूप में पता होना चाहिए, और इसी का डिवीजन उत्तर वहां हमें लिखना चाहिए। तो वही लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा भौगोलिक भाग प्रदेश है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ये मूलतः किस लैंड का भाग है? तो ये मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग। देखो इंट्रो इतना अच्छा होना चाहिए जैसे मूवी चल रही हो। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी जिसमें होता है कि कटप्पा ने बाहुबली को आगे से तलवार मार दी थी। ऐसे ही था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को आगे से तलवार ऐसे मार दी थी। बोले नहीं 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 सर, कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से तलवार मारी थी। क्यों याद है इतने साल के बाद भी? चूंकि आपने उसे विजुलाइज किया था, और जब तक दूसरी मूवी नहीं आई बाहुबली 2 तब तक सब यही बोलते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो आपका इंट्रोडक्शन इतना ही अच्छा होना चाहिए कि आपका जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपकी कॉपी पढ़ने को मजबूर हो जाए। आखिरकार इतना अच्छा कैसे लिख सकता है, आखिरकार आगे ऐसा क्या लिखा है जो मुझे नहीं पता, या क्या रोचक तरीके से लिखा है। यदि आप ये कर पाए दोस्तों तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखना चाहिए था। तो इसमें लिखना चाहिए था इसके क्षेत्र में यदि उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो अरावली है जो दिल्ली रिज तक फैला हुआ है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर का पठार है, पश्चिम में गुजरात जाएंगे तो गिर की पहाड़ियां हैं,
दक्षिण में जाएंगे तो इलायची और कार्डमम की पहाड़ियां हैं, ये सभी यहां पर दिखाई देती हैं। बाहरी किनारों पर निर्माण करने वाली शिलोंग या मेघालय की पठार का क्षेत्र भी यहां दिखाई देता है। यहां बुंदेलखंड, बघेलखंड, दक्कन का पठार भी मुख्य रूप से उपस्थित है। इसका निर्माण प्राचीन नीस और शिष्ट चट्टानों से हुआ है और यह भारत के सबसे स्थिर और स्थित भागों में नजर आता है। ये मैंने केवल क्या लिख दिया, मॉडल के स्वरूप में क्या क्या होना चाहिए वो मैंने बता दिया है, बाकी स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही देख लिया था। अब देख लेते हैं कि इसका वर्ग क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर का है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर नजर आती है। उत्तर पश्चिम में अरावली है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये विस्तृत दिखाई देता है। इसका निर्माण मूलतः गोंडवाना रेंज के सेपरेट होने से और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में आगे बढ़ने से हुआ है। यही कारण है कि यह सबसे स्थिर भाग बन चुका है और यहां भूकंप नहीं आते हैं। केवल विवादित या आप कह सकते हैं कि इसमें यदि कोई क्षेत्र एक्सेप्शन है तो वो कोयना का क्षेत्र है और कोयना का क्षेत्र में भूकंप आने के जो कारण है वो वहां पर बना हुआ कोयना डैम है। कोयना डैम इतना ज्यादा पानी संग्रहित करता है कि निचली तली उससे टकराती है कि दोनों टकराने से भूकंप वहां जनित होते हैं। यह सबसे प्राचीन और स्थिर भाग के रूप में दिखाई देने वाला क्षेत्र है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय ढाल है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों का यहां प्रवाह है। छोटा नागपुर का क्षेत्र खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर अनेक फॉल्ट लाइन है जहां सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का प्रवाह देखा जा सकता है। इसके बाद इन्हीं का ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था कि मध्य क्षेत्र में मेवाड़, मालवा, बुंदेल, बघेल, अरावली, सतपुड़ा, पूर्व में छोटा नागपुर, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ बेसिन, दक्कन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और रॉयल सीमा और उत्तर पूर्व में मेघालय का पठार। और यदि आप इसके बारे में लिख देते तो बहुत अच्छा रहता। अब अंत में जाते हुए निष्कर्ष देख लेते, क्योंकि इंट्रो जितना काम का है उतना निष्कर्ष भी हमारे काम का होता है। तो क्या लिखते निष्कर्ष में? प्रायद्वीपीय भारत एक अत्यंत प्राचीन, स्थिर और विविध भू आकृति वाला क्षेत्र है जो भारत की नदियों, कृषि संसाधनों और पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप यहां पर आयात निर्यात के बारे में लिख सकते हैं और कुछ कुछ डिवीजन इनके अलग अलग भाग में लिख सकते हैं। जैसे अरावली के बारे में लिखा आपने तो अरावली के बारे में एक पॉइंट लिख दीजिएगा। मालवा के बारे में लिखा तो मालवा के बारे में लिख दीजिएगा। छत्तीसगढ़ बेसिन के बारे में लिखा है तो एक लाइन लिख दीजिएगा। तो इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक का जो रीजन है वो बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है। और यदि आप ये कर पाए तो आप मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है, चूंकि मुख्य परीक्षा कुछ लिमिटेड लोगों को लिखने मिलता है और उन लिमिटेड लोगों में यदि आपने अच्छा लिखा है तो सब कुछ सफल हो जाएगा। तो यही है आपका आयाम और आज की क्लास का अंत भी यहीं पर हम करते हैं। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। लगातार हमारे सभी एक्सपर्ट टीचर्स आपके लिए हमेशा तैयार होते हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू। हर कदम पे उत्कर्ष आपके लिए हमेशा खड़ा है। तो जुड़े रहिए उत्कर्ष के इस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ और मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए और माता पिता का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।